हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जितना पीछे प्रीवियसली बेसिक थियरीज थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज थी, और उसके बाद आगे बढ़ करके आपने अलग अलग मॉडल भी पढ़ लिए। रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट हो गया है आपका, और उससे पहले आपने थॉमसन मॉडल भी कंप्लीट कर लिया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बोर एटॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ने वाले हैं। बोर एटॉमिक मॉडल में बढ़ने से पहले हम लोगों ने अभी जो पढ़ना बाकी रह गया वो सबसे इंपॉर्टेंट रह गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम तो हम लोगों ने देख लिया है। हमें ये पता है कि अब आगे हम स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से रिलेटेड, एक सेल से दूसरे सेल में या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने को लेकर के हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो लाइट के नेचर को बिना समझे वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो प्लैंक कांस्टेंट और प्लैंक की थियरी जो थी, प्लैंक के एनर्जी को लेकर के जो व्यूज थे, वो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था उसमें एक थे मैक्स प्लैंक, तो थे ही स्टार्टिंग से ही, और हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें था, और फिर आइंस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, खैर आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का लेक्चर। तो आज सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, यहाँ पर आइंस्टाइन की फोटो बनी हुई है, और यहाँ पर एक सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा सा मॉडल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले फंडामेंटल बेसिक वो समझिए। देखिए, होता क्या है हमारे पास कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है। वो मेटल हमने ऐसे रखी, ये मेटल मान लेते हैं। सन से लाइट आ रही है, और हम सब जानते हैं, प्लैंक ने ऑलरेडी हम लोगों को ये समझा रखा है, मैक्स प्लैंक ने ये समझा रखा है, प्लैंक साहब ने, कि जो लाइट आ रही है वो किसी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रही है, वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है, वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, वो बंडल के फॉर्म में आ रही है। और हर एक बंडल को, हर एक पैकेट को उन्होंने फोटोन का नाम दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और वहीं पर आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। आप लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी होगी वो जो सन से यहां तक पहुंचेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट बन करके पहुंचेगी, वो या तो एक फोटॉन होगी, या तो दो फोटॉन होगी, या तो तीन फोटॉन होगी। कहने का मतलब 1.5 फोटॉन जैसा कुछ भी नहीं होता है। एनर्जी का या तो एक बंडल होगा, या तो दो बंडल होगा, या तो तीन बंडल होगा। एक पैकेट होंगे, दो पैकेट होंगे, या तो तीन पैकेट होंगे। इस तरह से एनर्जी चली आ रही है, और एक के बाद एक फोटॉन लगातार लगातार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास मेटल है, और इसके ऊपर एक फोटॉन आके गिरा। एकदम आराम से इमेजिन करना, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब एक फोटॉन इसके ऊपर गिरेगा, तो वो फोटॉन एक्चुअल में क्या है? क्वांटा एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है, ये मेटल क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन मेटल भी किसी चीज से मिलकर बनी है ना, कॉपर ही होगा, जिंक होगा, आयरन होगा, कोई कुछ तो मेटल होगी ना। तो ये मेटल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होगा, एक एटम होगा। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में एनर्जी सबसे पहले किसको मिलने वाली है? एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली है। जैसे ही ये एनर्जी आकर के एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, हम सब जानते हैं पहले से कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है। समझ में आ रही बात ना इतनी? तो आप मुझे बताओ बेटा कि क्या फोटॉन के आते ही, फोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन को मिला, इलेक्ट्रॉन ने वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या तुरंत इलेक्ट्रॉन उस सेल को छोड़ के चला जाएगा? क्या उस एनर्जी लेवल को छोड़ के चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कैसे कंडीशन होगी? ऐसी होगी कि आप मान लीजिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या कह सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल को छोड़ के जाने के लिए तैयार होगा, जब तक उतना या उससे ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को छोड़ करके नहीं जाएगा, अपने न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके नहीं जाएगा, अपने एटम को छोड़ करके नहीं जाएगा। कितनी बात हमारे हर बच्चे को समझ में आ गई होगी ना? समझ में आ रही बात यहां तक? चलिए आगे देखिए। अब क्या हुआ कि अब ऐसा मानिए ना कि सन से जो आने वाली एनर्जी है वो क्या है? एच न्यू। क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को हम सी वाई लेमडा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, और मेटल के पास अपनी खुद की एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जितनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ये तो जो अपने पास इंसिडेंट लाइट है, जो आने वाली लाइट है, उसकी एनर्जी है।
ये मेटल की अपनी खुद की एनर्जी है। सपोज दैट अगर ये कोई मेटल है तो ये एनर्जी ऐसे आई इसके ऊपर, और मेटल के अपने सहने की क्षमता कि कितनी एनर्जी वो झेल लेगा, उसके बाद अगर एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन उसका निकल के बाहर आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो आप देख रहे हैं न्यू नॉट, ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर न्यू नॉट को हम लोग लेमडा में चेंज करें तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा अपने पास? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अब इलेक्ट्रॉन, पहली बात ये सवाल है कि कब बाहर निकलेगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि अपने पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है, और थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है। यही तीन ऑप्शन बनेंगे ना। आने वाली एनर्जी जो अपना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उससे ज्यादा है, उससे कम है, या उसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है, आने वाली एनर्जी अगर मेटल के अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसकी वैल्यू कम है, तो कभी भी आने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालने में सक्षम हो ही नहीं पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलने से रहा, है ना। तो ऐसे में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आने वाली एनर्जी मेटल के अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अब वहां से निकलने के लिए रेडी हो चुका होगा, लेकिन फिर भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर से आ रही है, जो इंसिडेंट लाइट से आ रही है, वो जैसे ही मेटल के अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर उसकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, उससे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप उसे सप्लाई कर रहे हैं उसी से वो मूव करने लगेगा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस यही मैं थियरी के फॉर्म में बताऊंगा, यही इसका कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा होगा, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट इतना ही है जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है? When photon of sufficient energy hits the metal surface, then electron comes out to the of the metal surface. This is known as the photoelectric effect. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? There is no time lag between the striking of photon and emission of electron. फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा, उनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा। हाँ, शर्त यह है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे फोटोन स्ट्राइक कर रहा है मेटल को, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझना बेटा कि जैसे मान लेते हैं ना, कभी कभी बहुत तेज धूप होती है, तो बहुत तेज धूप का मतलब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन ही ज्यादा आ रहे हैं, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा। ऐसे समझने वाली बात है। ठीक है, तो बस इतना भर हमें समझना है कि अगर मान लेते हैं हमें ये बोलना है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा निकलेगा तभी निकल सकता है जब फोटोन ज्यादा आएगा। तो फोटोन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट ज्यादा। तो यहीं से हम समझ गए कि जो आगे आने वाले टाइम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस की गई जो करंट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? वो जो भी अमाउंट ऑफ फोटोन है और उसकी वजह से निकलने वाला अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू नॉट के नाम से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा होगा। ये लाइट देखो यहां पर आई, ठीक है, ये स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए। ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में आएगी, इसे बोलेंगे फोटो करंट। क्या बोलेंगे? फोटो करंट। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो सब में क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं? क्योंकि फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट, यानी कि लाइट की वजह से ये चीजें निकल रही हैं या फिर दिखाई दे रही हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? चल नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया, आगे देखें वर्क फंक्शन। जो मैंने अभी आपसे बताया कि मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हर मेटल के पास, हर मेटल में देखो बॉन्डिंग का पैटर्न अलग है, हर मेटल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्राइटेरिया अलग है। तो जाहिर सी बात है, अलग अलग मेटल की अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, अलग अलग मेटल की अलग अलग डिमांड होगी, अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक मेटल के लिए वेरिएबल है। मेटल ए वो कहती है इतना, अगर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अगर हमें मिल जाएगी तब हम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मेटल बी कुछ दूसरी कहानी कह रही है, मेटल सी कोई तीसरी कहानी कह रही है। इसका मतलब मेटल बदली तो फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट चेंज, मेटल चेंज
तो फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू चेंज। एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। यानी कि पूरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वर्क कराने के लिए जो अमाउंट हमें नीडेड है वो हमें ध्यान रखना है। तो वर्क फंक्शन को ही हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कहते हैं। जितनी एनर्जी आने के बाद ही कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल के ऑर्बिट से मेटल के एनर्जी लेवल को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो पाएगा, इतना समझना है। आइए देखिए यहां पर क्या इसी वर्क फंक्शन को लोग W नॉट से रिप्रेजेंट किया और इज इक्वल टू एच न्यू। मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन required to remove an electron is known as work function. Kinetic energy of electron increases directly proportional frequency of photon. जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगी। ये बातें हर एक बच्चे को एकदम दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से बनता है। Frequency directly proportional to kinetic energy and intensity of light is directly proportional to current produced, है ना, via photoelectric effect। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस कर लिया कि हो सकता है कि ये इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू से कम है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा वो मेटल, है ना। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर वट एवर द इंटेंसिटी इज। अब फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितनी, देखो भाई इंटेंसिटी तो तब की बात है ना जब इलेक्ट्रॉन निकले, करंट प्रोड्यूस हो, तब तो कहानी आगे बढ़ेगी। यहां तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी उससे भी कम है, ठीक है ना। तो आप सोचिए, आपको चाहिए था 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए, आया ही 10 है। तो बताओ अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपने पास गैप है ना, तो कैसे इसको फुलफिल करोगे? तो कैसे आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं आएगा, सिंपल। दूसरा अपने पास क्या है, इफ म्यू इज मोर देन म्यू नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, अब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारे मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब जैसे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, एनर्जी के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, और 14 आ गया, ऊपर से आने वाली लाइट 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रही है, जबकि मेटल कह रही है कि 12 पे ही हम इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी हैं। तो जाहिर सी बात है अब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस। अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है मेटल, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब इंटेंसिटी वाली बात काम आएगी। अब आप इंटेंसिटी लाइट बढ़ा दोगे, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ा दोगे, इसी को तो इंटेंसिटी बोलते हैं। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट जो हो रहे हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे, और वो बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा। जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर कभी भी करंट और इंटेंसिटी का रिलेशन देखना बेईमानी है, सिंपल सी बात है। आगे है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। अगला है इफ न्यू इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखो ये हर जगह लिखा तो रहता है, लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग अपनी तरह से ध्यान दे के पढ़ेंगे, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया वही बात लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बस दो बातें ध्यान रखनी है। ये आपका एक ग्राफ हो गया, ग्राफ में ध्यान रखना है, ये वाई एक्सिस पर क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर क्या रखा गया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। और इस तरह से ये वैल्यू यहां से यहां जा रही है। यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है कि यहां हमारा जो स्लोप होता है वो देता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। क्लियर, ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन बनाते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो इंसिडेंट लाइट है बेटा उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू। हमारी मेटल की झेलने की क्षमता कितनी है, एच न्यू नॉट, ठीक है। और अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस इलेक्ट्रॉन को जैसे मान लो कि ऐसे समझो, एक मेटल ये कह रही है चीख चीख के कि देखो भैया, अगर तुम चाहते हो कि हम एज अ मेटल वर्क करें, एज अ मेटल वर्क करने का मतलब जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है वही तो मेटल की तरह वर्क करना हो गया। तो मेटल खुद ये कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम लूज करें तो मुझे मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। यानी कि अगर कोई फोटॉन मेरे ऊपर आए, गिरे, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी तो चाहिए, या उससे ज्यादा चाहिए, तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे बाहर, ठीक है। तब जाके करंट प्रोड्यूस हो पाएगी, तब जाके आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कर सकते हैं मल्टीपल पर्पसेस में, है ना। अब सोचो कि आने वाली लाइट 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है,
मेटल की रिक्वायरमेंट केवल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने जो एनर्जी दी, यही एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चलाने में कामयाब होगी। और जब हम कोई चीज मोशन में होती है, मूवमेंट करती है, तो उसके पास जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो फिर ये क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये आपका बड़ा अच्छा सा इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन। मैंने कहा ना अपने हिसाब से पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे, तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर जो एच न्यू है, इसको हम एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, और इसको हम लोग एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं। यहां पर न्यू नॉट था, तो हम लोगों ने यहां पर लेमडा नॉट लिख दिया है, बस इतना ध्यान रखना है। यहां पर फ्रीक्वेंसी था, तो यहां पर हम लोगों ने केवल वेवलेंथ लिखा है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में एक बार तो ऐसे लिख दे रहा हूं, कितने इक्वेशन बन सकते हैं बस मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है बेटा, सब लोग ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी के कई सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं। एक आप सब जानते हो, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम बी स्क्वायर। वी मैक्स लिख दे रहा हूं, वी मैक्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहां से एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम स्पीड पे क्वेश्चन आता है, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का अगर वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर से वी निकाल सकते हैं। ये वी क्या होगी? स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ई वी नॉट, क्योंकि एनर्जी ये हो सकता है, जहां पर वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझा रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, एक कोई प्रॉपर ऐसा इमेजिन करिए, है ना, जो पीछे अभी स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग सोच लीजिए। कोई प्रॉपर सेटअप है, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लाइट आई, इंसिडेंट लाइट आई, वो लाइट जैसे ही आ रही है, ठीक है, मेटल ने अपना एब्जॉर्ब वगैरह किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, किसी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी से मूव करना स्टार्ट कर गया। फिर हमने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के या सोर्स लगा करके हमने क्या कर दिया? एक इतनी वोल्टेज की बैटरी लगाई कि इलेक्ट्रॉन का चलना रुक जाए, स्टॉप हो जाए। अब आप सोचो, इलेक्ट्रॉन को हम रोक रहे हैं चलने से, ठीक है, तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया? ये भी क्या हो गया? एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में हम लोगों ने ई बी नॉट यहां पर पुट कर दिया। तो हम काइनेटिक एनर्जी को इस दो फॉर्मूलास रख करके चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, और एक फॉर्मूला ये भी बनेगा कि एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस ई बी नॉट। ऐसा कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, और यहां पर भी आप दोनों से इसको चेंज कर सकते हो, या तो आप ई बी नॉट पुट कर दें, या तो यहां पर भी आप हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम पुट कर सकते हैं, दोनों चीजें पुट कर सकते हैं, इजी है। तो इतने वेराइटीज बन सकते हैं फॉर्मूलाज के, वो आप समझ लीजिए। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट क्या, आप क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करिएगा, आप देखिएगा सबसे पहले उसमें क्या क्या गिवन है, तो जो जो डेटा गिवन हो आप इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा फटाफट से, है ना। जैसे आप लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या यहां पर अपने पास पॉइंट्स गिवन है और क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जो अपने पास लगेगा कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो गिवन है उन दोनों में क्या रिलेशन है, और उन दोनों के रिलेशन को कौन सा इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा है, बस उस इक्वेशन पे वैल्यूज पुट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज, और अपना आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, फाइंड वी मैक्स। अब पहला क्वेश्चन आ गया कि हमें वी मैक्स बताना है। चलिए कैसे बताएंगे? तो मैंने अभी आपको सिखाया कि देखो, सन से लाइट आई एच न्यू, इसी तरह फास्ट आपको करना है। मेटल ने झेला एस एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, एस सी बाई लेमडा हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूं, चूंकि मुझे केवल और केवल क्या चाहिए? वी मैक्स चाहिए, है ना। तो ये मुझे वी मैक्स चाहिए, तो मुझे उतना चाहिए, तो कैसे करूं? मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ठीक है, यहां से मैम हम लोग क्या कर सकते हैं? एस सी कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो आ जाएगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर 2 क्या है डिनोमिनेटर में, हम इसको इस साइड लेके आ सकते हैं, तो 2 यहां आ जाएगा, है ना, ट्रांसफर कर दिया। यहां पर m क्या है? मास मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम इधर करेंगे तो m यहां नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कन्वर्जन सबको समझ में आ गए। तो यहां पर केवल और केवल क्या बचा? b स्क्वायर मैक्स बचा, है ना। लेकिन अगर हमें केवल v मैक्स लिखना हो तो हम पूरे का अंडर रूट ले सकते हैं। तो बताओ, पूरे का अंडर रूट लेके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2hc
बाई एम 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ठीक है, ये अपना पूरा एक इक्वेशन बन गया। ठीक, ये बन गया। अब सबके बारे में समझिएगा, ठीक है, कि यहां पर क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। h क्या है यहां पर, प्लैंक कांस्टेंट। c क्या है यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट, और ये दोनों कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा। h की भी वैल्यू पहले से पता है, c की वैल्यू भी पहले से पता है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेमडा क्या है यहां पर, चलिए लेमडा और लेमडा नॉट बताइए। लेमडा क्या है, जो इंसिडेंट लाइट है वो उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और लेमडा नॉट क्या है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं इसे हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं ऑफ मेटल, है ना। ये मेटल का है और ये इंसिडेंट लाइट का है। तो प्रॉपर सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से इसमें बता दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास फाइंड वी नॉट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अगेन वही बात, सन से लाइट आई एच न्यू, मेटल ने झेला एच न्यू नॉट, प्लस उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, और एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट कर देंगे यहां पर, है ना। ये ट्रांसफर कर दो इधर, एच सी कॉमन ले लो, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट। हमें केवल वी नॉट चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, ठीक है। ये आपका आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, जरूरी नहीं है मैंने जो लिखा है केवल यही एक आंसर है। आप यहीं पर काइनेटिक एनर्जी का पर ईवी नॉट रखते थे, आप न्यू नॉट को सी बाई लेमडा नॉट में और न्यू को सी बाई लेमडा में नहीं कन्वर्ट करते, तो आपका एक और फॉर्मूला बन जाता जो स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाता, ठीक है। अब यहां पर भी सब चीजें क्या है, ये तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, ये क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। एच वही है प्लैंक कांस्टेंट, सी वही है स्पीड ऑफ लाइट, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्या है लेमडा पहले बता ही रखा है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। कहने का मतलब इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, और लेमडा नॉट क्या है, जो हमारी मेटल है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। डन, समझ में आ गया यहां तक। तो इस तरह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया, है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक आध क्वेश्चन करके देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो जो गिवन है यहाँ ऐसे लिखते चलना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, हमेशा हम इसको कैसे दिखाएंगे, न्यू नॉट से। वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻15 हर्ट्ज। इफ अ फोटोन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, अब देखो फोटोन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तो इसे क्या लिखेंगे, न्यू से, इज इक्वल टू 1 × 10⁻16 हर्ट्ज। स्ट्राइक द मेटल सरफेस, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है। बहुत सिंपल हो गया, देखो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। और यहां हम क्या रख देंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एच की वैल्यू बाद में रखेंगे, ठीक है, एच की वैल्यू बाद में रखेंगे। न्यू की वैल्यू क्या गिवन है यहां पर, 1 × 10⁻16 माइनस न्यू नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 6 × 10⁻15, ठीक है, डन। और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मुझे इसको इजी करना पड़ेगा, मैं इसको क्या कर दूं, h लिखा रहने दूं, इसको ना एक जीरो इधर लेके इसको 10 कर दूं, तो 10 × 10⁻15 हो जाएगा, माइनस 6 × 10⁻15 हो जाएगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब देखो यहां से ना 10⁻15 भी मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा h × 10⁻15, अंदर क्या बचेगा 10 - 6 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो h की वैल्यू हम सबको पता है, वो हम रख देंगे 6.64 × 10⁻34 × 10⁻15 और इंटू 10 - 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप इस 4 में इस 6.64 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये -34 और 10 15, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। यहां पर आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप कैसे इसमें ना फंसे, इसको कैसे आप इजी कर सकते हैं, वो आपको आइडिया लग गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आपके सामने ये रहा।
The next question is in a photoelectric effect experiment of the threshold wavelength of light. अब अगेन देखो बेटा, पहले शुरुआत से इस काम को करते चलो. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू 380 और यूनिट लिखना ना भूले, नैनोमीटर. ठीक है, तो यही कहीं लिख दो, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 380 नैनोमीटर. अभी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी. तो इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो देखो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 260 नैनोमीटर. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब यहां पर सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, लेकिन ध्यान रहे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो आपको उसी यूनिट में बताना होगा. तो जैसा भी सिखाया वैसे ही करते चलना है बच्चा. क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. यहां से एच सी कॉमन ले लिया, तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब आपको पता है ना बेटा, एच सी के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था, प्लैंक क्वांटम थियरी में बता रखा था कि अगर आपको एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप एचसी को कैसे डील करेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है जूल में, तब आप एचसी को कैसे डील करेंगे. वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनर्जी का 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. याद आ रहा है कुछ, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25. तो ये हम लोग लिखेंगे इसके आगे, जो मतलब अगर आपको एनर्जी जूल में चाहिए तो एचसी की वैल्यू ये रख देंगे, और अगर आपको चाहिए वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम लोग क्या लिखते थे वहां पर, 12400. याद आ रहा है. तो हमें अगर इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करना है, तो एचसी की वैल्यू में वही रखनी पड़ेगी, 12400. ठीक है, और 1 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, 260 माइनस 380. और नैनोमीटर को नैनोमीटर में आप बदल सकते हो, एंगस्ट्रॉम में कर सकते हो. एंगस्ट्रॉम में करोगे तो यहाँ पर एक एक जीरो और ऐड हो जाएगा. ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, 380 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. और ये चीज क्या कहलाएगी, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर कहलाएगी. तो 3800 एंगस्ट्रॉम भी तो हो सकता है. ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, और यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा. तो आपको ये देखना है कि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको कहां पर स्मार्ट होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना सारी वैल्यूज रख करके प्रॉपर कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचना और फिर उसमें 1-2 डिजिट का टेंशन हो जाना, वो तो फिर लगा ही रहेगा. लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पहले से दिख रहा था कि यहाँ बताया गया था कि एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है, तो पहले से मैं इस बात के लिए प्रिपेयर्ड था कि यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर प्रिपेयर मतलब निकालना है हमें, तो मैं एचसी की वैल्यू 12400 रखूं, क्योंकि प्लैंक क्वांटम थियरी में तो यही सीखा था. तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो सीखा था उसको यहां पर अप्लाई नहीं किया, तो फिर फायदा क्या वो पीछे का जो भी पढ़ा था उसका. ऐसा सोचना है अपन को. ठीक है, तब जाकर के ऐसा इजिली सॉल्व हो पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको खुद से कर सकते हैं. द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4. अब देखो वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ, W नॉट, इसका मतलब क्या होता है, एच न्यू नॉट. ठीक है, या इसी को हम लोग एच सी बाई लेमडा नॉट के नाम से भी जानते हैं. और इसकी वैल्यू उसने दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यानी कि यहां शुरुआत से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डील हो रही चीजें. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली. अब ये कह रहा है कि बताओ कितने वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट वहां पर हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसलिए निकल जाए. तो देखो बेटा, यहां से वर्क फंक्शन तो इसलिए दिया गया है. अब हमें ये देखना है, यहां पर 4 ऑप्शन है. ठीक है, इन सब को आप नैनोमीटर में है ना, आप इनको चाहें तो एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप इनको 5400 एंगस्ट्रॉम कर सकते हैं. ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 3100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये 2200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. अब आप क्या रखेंगे, ये सब के सब, ये चारों के चारों इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है. तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है. ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगी क्वेश्चन पर क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इंसिडेंट लाइट से आने वाली एनर्जी एच न्यू नॉट इज मोर देन वर्क फंक्शन होगा, केवल और केवल तभी इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा और तभी केवल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाएगा. तो हाँ, क्या करना है इसमें, अब हमें क्या करना है, इन चारों इंसिडेंट लाइट के बारे में हमने देख लिया. अब हमें चारों पे E1, E2, E3, E4 करके 4 एनर्जीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और एनर्जीज की वैल्यू फाइंड आउट करके ये देखना है, ये कंफर्म करना है कि कौन सी इंसिडेंट लाइट की वैल्यू या फिर एनर्जी की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो रही है. जिस केस में इन वेवलेंथ से
एसोसिएटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, यानी कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, केवल और केवल वही लाइट के पास एक कैपेसिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर ला सके। इतना आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बारी बारी करके देखेंगे। पहले ऑप्शन में रखा हमने, तो आप लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 12400 और नीचे लिखा, और आपको पता है ये किस में लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 5400 एंगस्ट्रॉम। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसा आंसर आएगा, बाद में देख लेंगे। आगे आते हैं, फिर देखो अब करते हैं E2 के बारे में। E2 अगेन 12400 डिवाइड बाई क्या है 4000, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं बाद में देख लेंगे, क्योंकि सोच के बोला है। 00 से 00 देखो ऐसे कैंसिल हो गया, ये यहां आ गया, ये कितना आ गया 3.1 आ गया। तो आपने देखा कि यहां पर एनर्जी की वैल्यू 3.1 है, और हमें पता हमारे मेटल की खुद की थ्रेशोल्ड कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, मेटल कैरी मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लेके आना, तो ये तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगी, तो इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, एक तरीका क्या रखना है दिमाग में, पहले वो रखो। देखो मुझे ना इतना पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा होता है, मुझे पता है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा रखनी है, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं ना इन दोनों को तो ऐसे कट कर दूं कि यार इनसे मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों से तो उम्मीद ही नहीं है, तो उम्मीद मुझे केवल इनसे और इनसे है बस, ठीक है ना। तो ऐसे में केवल 50% शिफ्ट हो गया, तो मुझे 4 नहीं केवल 2 ही ऑप्शन मेरे सामने नजर आ रहे हैं। अब सोचो ना, आपने देखा ना 4000 से ऐसा आ रहा है, तो 5 जब 5400 एंगस्ट्रॉम रखोगे तो अब तो एनर्जी की वैल्यू और कम आ जाएगी। आइए 2200 पे काम करके देखते हैं हम लोग। यहां पर एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 2200 एंगस्ट्रॉम। ये इससे कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको मैंने ऐसा इसको डायरेक्टली ऐसे करना है तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे कर लेते हैं। 11 इधर हो गया, 6 एंड 2 हो गया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, ठीक है। अब मुझे पता है लगभग 5 टाइम्स से तो मोर देन 5 तो होगा ही होगा 100%, ठीक है ना, डन। और मुझे पता है मुझे एनर्जी कितनी चाहिए, 4 से ज्यादा चाहिए, 4 से ज्यादा मतलब 5 इसी में आ रहा है, तो मेरा आंसर तो एकदम कंफर्म हो गया। तो मैं आपको क्या इसमें सिखाना चाह रहा हूं, देखो ऐसा क्वेश्चन जब आए, सही तरीका यह है कि चारों ऑप्शन की एनर्जी कैलकुलेट की जाए और फिर यह देखा जाए कि किस ऑप्शन में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी आ रही है, आंसर वही होगा। लेकिन स्मार्ट ब्रेन क्या कहता है, सिलेक्टेड ब्रेन क्या कहता है, जो बच्चा सिलेक्ट होने जा रहा है वो क्या दिमाग लगाएगा कि यार देखो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए, चलो केवल वही चेक करते हैं ना जिसमें वेवलेंथ की वैल्यू सबसे मिनिमम है। अगर मिनिमम वैल्यू है हमारे पास वेवलेंथ की, तो वही एनर्जी मैक्सिमम देगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही आसान हो जाएगा। तो कितना आसानी से क्वेश्चन हमारा बताओ सॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात ना। तो इस तरह से आपका आंसर 4th हो जाएगा और आपका ये पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्लाइंग क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों बहुत अच्छे से जब पढ़ लेंगे आप, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पेक्ट्रम, तब जाकर आपको बोर एटॉमिक मॉडल समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में होगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक का आज का अपना सफर कंप्लीट होता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।